नमस्कार, मैं जगभूषण शर्मा। अपने चलन के अनुसार आज का जो वीडियो है, ये भी हम उन्हीं 2 बिंदुओं पर बना रहे हैं। आपको बताएं कि पीछे भी हमने कहा था कि जो महाभारत का एक चरित्र है कर्ण, उसका बचपन बहुत संघर्षशील बीता है, उसको लेकर हमने ये शुरू की है। एक बिंदु तो वो है, और दूसरा सिर्फ यही नहीं कि कर्ण का संघर्षशील जीवन है, लेकिन महाभारत के समय में जो भी मानवीय वृत्तियाँ थी, प्रवृत्तियाँ थी, या सामाजिक या राजनीतिक या आर्थिक जो व्यवस्थाएं थी, इसको भी हमने समझना है। इसलिए भी इस को हम शुरू कर रहे हैं कि आज पे हम कहते हैं कि आज का नव भारत और नया भारत, ये भारत और वो भारत, कैसा भारत है, इसको भी समझना है। और जो कुछ पीछे घटित हो चुका है, जो मोहन भागवत जी कहते हैं कि 5000 साल पुरानी हमारी परंपरा, तो उस परंपरा को भी हमने समझना है। कर्ण का तो एक है, एक हमने एक शुरुआत की है, लेकिन उस परंपरा को भी हम समझेंगे। 5000 साल पहले क्या थी, सोच क्या थी, मानवीय वृत्तियों से तो कुछ भी दूर नहीं है। तो ना ही कोई नई है, ना कोई पुरानी है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार तब भी था और आज भी है। तो खैर, हम उसको बात करते हैं। और एक जो है एक दुखद घटना है जो सब देख चुके हैं, समझ चुके हैं, पता भी है, लेकिन एक पत्रकारिता की एक भूमिका है, एक उसका भी वो हमने फ़र्ज है वो भी निभाना है कि तेजस फाइटर क्रैशेस ड्यूरिंग एयर शो इन दुबई, आईएएफ पायलट किल्ड। पूरी संवेदना है उस परिवार, उस पायलट जो दिवंगत पायलट के लिए कि जो इनका जो है जिस तरह से घटना में उनकी मौत हुई है, बहुत दुखद हमारी पूरी संवेदना है। इस पे हम पूरी स्टोरी अलग से करेंगे, क्योंकि ये जो इंडिजीनियस कह के भी हमारा जो स्वदेशी वो था, प्लेन था, जो फाइटर है, तो कम्बैट एयरक्राफ्ट जिसे हम कहते हैं, तो इसको लाइट LAC, लाइट कम्बैट एयरक्राफ्ट, LCA, ठीक है जी। अब इसको हमने समझना है, इसकी पूरी स्टोरी करेंगे, क्योंकि ये शुरुआत इंडिजीनियस की जो आज बात कह रहे हैं, जो प्रचार जो है ना, इस प्रचार पे ही, एक प्रचार शब्द के ऊपर भी मैं 2-4 बातें करूंगा कि प्रचार किस तरह से किया गया। जबकि 1980 से ही ये कोशिशें शुरू हो गई थी। अब याद रखना, स्वर्गीय इंदिरा गांधी जो है उस वक्त जिंदा थी, ठीक है, तब की ये प्रयास शुरू है, और किस तरह से शोर मचाया गया, क्या है। अब ये एक तो ये है। चलिए, एक जो मानवीय पक्ष था वो मैंने आपको सामने रखा कि जो जिस तरह से वो घटना घटी, इसके ऊपर हम पूरी एक स्टोरी अलग से बनाएंगे तेजस की। एक बात तो ये है, लेकिन अब इसका जो एक बाजारी पक्ष है उसको हम समझ लेते हैं कि ये जो हवाई प्रदर्शन है, जिसे हम एयर शो कहते हैं, ये क्यों ऑर्गेनाइज होते हैं। इसके 4-5 बिंदु हैं, मैं वो आपसे साझा करूं, और उस पर हमने सोचना है कि क्या भारत उस पर खरा उतरा। ठीक है जी। पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ कैपेबिलिटी, एक सार्वजनिक प्रदर्शन है अपनी क्षमता का एयर शो के अंदर। एक बात तो ये है। नेशनल प्राइड है, राष्ट्रीय गौरव की बात है, बिल्कुल ठीक बात है। ट्रेन प्रिसीजन फ्लाइंग, बहुत ही जिसे कहते हैं कि जिस प्रशिक्षण युक्त और बहुत परफेक्ट एक फ्लाइंग है, उड़ान है। एक बात तीसरा ये है, एयर शो सेरेमोनियल इवेंट, जो ये जो हवाई प्रदर्शन है, ये एक जैसे कहते हैं कि परंपरागत कह लो, एक रीति के अनुसार कह लो। ठीक है जी। फिर है शो केसिंग टेक्नोलॉजी एंड अट्रैक्टिंग बायर, अपनी तकनीक है उसका प्रदर्शन है, और अपने ग्राहकों को, कस्टमर को, बायर को अट्रैक्ट करना। ये 5 बिंदु हैं एयर शो के। अब जो घटना घटी, जिस प्राइड, जिस गौरव, जिस प्रिसीजन के लिए और जिस अट्रैक्शन के लिए, बाजार का प्राइड के लिए, ये कितना भारत वहाँ पे दिखा पाया, ये सवाल है। ठीक है जी। बाकी ये पूरी स्टोरी मैं इसके ऊपर बड़ी गंभीरता के साथ अगले किसी वीडियो में, एक हो सकता है संभवतः अगले ही वीडियो पे तेजस की हम करेंगे। ठीक है। एक बात तो ये है। चलिए, अब हम आते हैं कर्ण के ऊपर। कर्ण, हमने पिछले वीडियो में बताया था कि वो हस्तिनापुर छोड़ के प्रभास जा चुका है गुजरात में, और वहाँ पर जो बलराम है और कृष्ण है वो ऑलरेडी पहुँच चुके हैं, क्योंकि उनका जो जरासंध के साथ जो एक युद्ध होता था, उससे उन्होंने ये कहा था कि जब तक हम यहाँ रहेंगे तो ये हमारे जो वृंदावन के लोग हैं या मथुरा के लोग हैं, उनको उन पर भय बना रहेगा, तंग करते रहेंगे, तो बेहतर यह है कि हम ही लोग दूर चले जाएं। तो इस बात को ध्यान में रखते हुए वो लोग उधर चले गए। तो वहाँ पर वो अपना एक पूरा साम्राज्य स्थापित कर रहे हैं धीरे धीरे। और जैसा कि वहाँ पे ये छद्म ब्राह्मण बन के वहाँ पे कर्ण वहाँ पे पहुँचा होता है। और इससे पीछे वीडियो में हमने आपको दिखाया था कि इसके ऊपर कृष्ण की निगाह है। एक बात तो ये है। लेकिन यहाँ एक बात जो स्पष्ट आपको कर दूं कि कृपाचार्य ने एक तरफ तो इसको डांटा भी था
भाई जा पैसे हैं तो आ। फिर ये जब सुसाइड करने गया, क्योंकि एक तरफ द्रोण ने भी इसको फटकार दिया था कि मैं नहीं सिखाऊंगा सूत पुत्र को, और कृपाचार्य पैसे मांग रहा था, इस दोनों बातों से वो मायूस होकर एक रात को सुसाइड करने जाता है। तूफानी रात होती है, बरसात आ रही होती है। तो स्वाभाविक रूप से ना जो कृपाचार्य हैं वो वृक्ष के नीचे बैठे होते हैं बढ़ के, और इतनी तूफानी रात में वो घर नहीं गए होते किसी वजह से। जैसे हमने आपको बताया कि वो चौसर वगैरह खेलते थे, हार हुर जाते थे तो के, लेकिन वो बहुत ही एक स्वतंत्र दिमाग के, मैवरिक उनको कहा गया, वो स्वतंत्र दिमाग और स्वतंत्र सोच रखने वाले वो ब्राह्मण थे, जिसे कहते हैं कि तो अनलाइक द्रोण। अब उसमें क्या होता है कि एक उन्हें नदी में आवाज़ आती, कोई कूदा है, मतलब किसी ने छलांग मारी है, तो वो एकदम चौंक जाते हैं कि भाई ये क्या हुआ, किसने। तो जैसे तैसे वो कृपा उन्हें बचाते हैं, बचा के लाते हैं। फिर थोड़ा उनको डांटते भी हैं, कहते हैं भाई ये क्या वजह है, तो इतनी रात को बेवकूफ़ ये जान देने के चलिए जा रहा, तैरना तुझे आता नहीं। तो फिर उसको समझाते हैं, वो जाति वाती वो कहता है कि मैं सूत पुत्र हूँ, मैं ये बनना चाहता हूँ, और मुझे इस तरह मैं तो वो फिर उसे कहते हैं, ओ बात सुन, ये दिमाग से ना सबसे पहले तो ये दिमाग से ये सोच ही निकाल कि मैं ब्राह्मण और ये को। कहते हैं देख, ब्राह्मण वो होता है कि जो ब्रह्म को पाने के लिए जतन करता है, या उसे पा चुका होता है, या पाने के उसमें उसकी एक जिज्ञासा होती है, यानी ज्ञान अर्जित करने वाला ही ब्राह्मण होता है। एक दूसरा कि तू अगर मुझे कहे कि मैं ब्राह्मण और द्रोण ब्राह्मण, तो दिमाग से निकाल दे। मैं अपनी अगर बात करूं जाति तौर पे, तो मैं तो अपना घर भी भूल जाता हूँ, ब्रह्म की खोज करना तो बहुत दूर की बात है। तो वो ऐसी शिक्षा देकर इनको समझाते हैं कि देख, अब मैं तुझे बताता हूँ कि तू साउथ में जा, दक्षिण में जाओ, और मेरे गुरु वहाँ पे हैं परशुराम जी, वो आपको सिखाएंगे, और वहाँ पर आपको जाना ब्राह्मण बन के ही पड़ेगा, क्योंकि तुम ज्ञान के जिज्ञासु हो, ये भी एक ज्ञान है, और इस जिज्ञासा के साथ तुम जाओ, और मैं तुम्हें भेजता हूँ वहाँ पे। और वहाँ पे ये मत कह देना कि मैं गरीब और मैं सूत पुत्र वगैरह वगैरह, आपको बड़े विश्वास के साथ जाना पड़ेगा। खैर, ये सब उनको ये सीख देकर यहाँ से विदा कर देता है। और इसके साथ ही साथ में अपने कुछ जो दोस्त ब्राह्मण होते हैं उनको कहते हैं भी तुम ये तुम्हारा ग्रुप भी जा रहा है और इसको भी ले जाओ, ये वहाँ पे इसको दूसरा एक पत्र लिख देते हैं बलराम को कि मैं इस तरह से सूत पुत्र है ये कर्ण, और इससे आ रहा है, ये इसका बहुत ही जिज्ञासु, बहुत ही एक एनर्जेटिक नौजवान है, ये सीखना चाहता है, तो इसकी मदद करनी है आप। कृपा और बलराम एक दूसरे को पहले से ही जानते हैं, मित्र होते हैं, जैसे भी कहो। तो ना केवल कृपा और भी जितने भी सोच के, एक सी सोच के जो सारे वो मित्र होते हैं, हस्तिनापुर वाले भी इधर भी। अब ये वहाँ पे चला जाता है, और जैसा पीछे हम बता ही चुके हैं कि जब खाना वाना खा रहे होते हैं तो कृष्ण की निगाह होती है कि भाई ये कौन है, वो उस पर निगाह रखे हुए। अब यहाँ बलराम उनको फिर, क्योंकि ये पूरा प्रकरण हो चुका है, खाने पीने का उनका सब कुछ हो चुका है, और कृष्ण के भी निगाह में ये आ चुके हैं। अब यहाँ बलराम इनको लेसन देते हैं, देख तूने जाना है बहुत दूर दक्षिण में, ठीक है, और एक बात याद रख लेना, मौजरिज एक जगह है, आप नक्शा देखेंगे भारत का तो नक्शे में बिल्कुल ठीक जैसे नीचे यूं घूम जाता है ना नक्शा, तो वहाँ बिल्कुल नीचे जाके मौजरिज है। तो अब यहाँ इसको कहते हैं दूर है बहुत ज़्यादा। और एक बात वो परशुराम जी के बारे में उनको बताते हैं, ये बलराम कहते हैं करण बात सुन, तू एक तो ये भ्रम निकाल के जैसे तूने यहाँ किया और भयभीत हो रहा है, ऐसा वहाँ मत कर देना। और दूसरा, आज की डेट में जितने ज़बरदस्त लड़ाकू कह लो, जंगजू कह लो, वॉरियर कह लो, परशुराम है इतने बढ़िया वॉरियर, इतने जिसे कहते हैं जिंदा दिल वॉरियर, ना तो भीष्म है और ना ही जो है आपके द्रोण है, ना ही कृपा या कोई अन्य भी। भारत के अंदर परशुराम से बेहतर और जिसे कहते हैं कि बहुत जिसे शस्त्र विद्या के ज्ञाता जो है वो इनसे बढ़कर कोई नहीं। और ख़ास बात यह है कि एक बात का ध्यान रखना, वहाँ डर मत जाना, और ब्राह्मण बना है तो बना रहना, जो कुछ होगा देख लेंगे। और अपने तुमने मातृभूमि को भी नहीं भूलना, क्योंकि तुम सीखने जा रहे हो। और एक और भय तुम्हारा मैं और निकाल दूं कि तुम बार बार जो ये कहते हो कि मैं सूत पुत्र, मैं गरीब, और ये निकाल दो इस बात को। जो बात कृपा उनको कहते हैं वही बलराम भी यहाँ पे कह रहे हैं कि देख ब्राह्मण, तो आज अगर ब्राह्मण की अगर मैं बात करूं तो परशुराम से भी बेहतरीन तू ब्राह्मण आज है,
क्योंकि तुझे अपने एक ज्ञान के लिए, तू खोज के लिए निकला है। कहाँ हस्तिनापुर और कहाँ मौजरेज इतनी दूर जाके तेरे है, तो इस करके जहाँ तक ब्राह्मणत्व की बात है तो ये तो दिमाग से निकाल दो। तुम आज मेरी निगाह में जो कहते हैं कि तुम उनसे भी बेहतरीन ब्राह्मण हो, और मैं तुम्हें जो सबक दे रहा हूँ, जो तुम्हें सीख दे रहा हूँ, इसको ध्यान में रखना कि भाई वहाँ तुमने झुकना नहीं, और इसमें बहुत जैसी जैसी परिस्थिति देखो वैसे ढलना है, लेकिन डर के नहीं। इसके साथ ही कुछ सोने के सिक्के भी उसके हाथ में धर देते हैं कि तुझे रास्ते में काम आएंगे। और जो जैसे एक दोस्त को विदा करते हैं वो कहते हैं, तो अब ये सब पूरा ना कृष्ण भी देख रहे होते हैं, इधर से बलराम भी देख लेता है कि मेरा भाई देख रहा है। तो जैसे ही अब कर्ण जहाज की तरफ, क्योंकि अब देखो मैं बताऊं, यहाँ कृष्ण को एक बात का मलाल था। वो कहते हैं कि भीष्म है, द्रोण है, कृपा है, या दूसरे तीसरे, इवन कारवाक का भी उसमें बात की है कि ये सारे के सारे, मुझे अफसोस है, कृष्ण कह रहे हैं अपने से ही वो बात कर रहे हैं कि मुझे इस बात का अफसोस है कि ये लोग इस बात को क्यों नहीं समझ रहे कि विष्णु ने जो वर्ण व्यवस्था स्थापित की थी उसके कुछ मायने थे, और इससे बेहतरीन व्यवस्था कोई हो नहीं सकती समाज के अंदर। वो कहते हैं अपने कुल धर्म का पालन करना चाहिए। वो कर्ण के लिए भी कह रहे हैं कि तू सूत पुत्र था, तो तू अपने सूत कहीं अगर तू बचपन से इस रथ चलाने पे ही महारत हासिल कर लेता तो बहुत बढ़िया होता। इसके एक रीज़न उन्होंने दिया कृष्ण जी ने, वो बहुत ही बेहतरीन रीज़न है। वो कहते हैं कि इससे जो है प्रतिस्पर्धा, जो कंपटीशन जो समाप्त होता है, जो कुल धर्म को पालन से, यानी जो भी आप जिस ट्रेड में हो उसको आप घर से ही सीख लेते हो, तो बाहर की जो प्रतिस्पर्धा है वो समाप्त हो जाती है। ये बिंदु है नोट करने का। अब देखिए, अब समझने वाली, अब फिर वो आगे बात करते हैं कि ये जो वर्ण व्यवस्था है, वर्ण व्यवस्था क्या, वो कहते हैं कि देखिए, इज्जत नहीं दी चारों वर्णों को एक सी, तभी जातियां बनी है। अगर सभी वर्णों को, वर्णों में जातियां नहीं है, वर्ण तो एक कर्म प्रधान एक वो है, व्यवस्था है। तो अगर कोई ब्राह्मण है तो वो ब्राह्मण है कर्म से, क्षत्रिय है तो क्षत्रिय है, वैश्य है तो अगर व्यापार करता है तो वैश्य है, और जितना कोई साधारण सामान्य काम है, शूद्र के तो मायने ही अब गलत कर दिए गए। बड़ा दुखद है ये तो, शूद्र के जो जिस तरह से मायने छिन भिन किए और उसका जो डिस्टॉर्ट कर दिया गया है, वो बहुत दुखद है। तो ये कृष्ण अपने में संवाद कर रहे हैं कि ये बहुत एक दुखद स्थिति आ चुकी है कि अगर कुल धर्म का, वो अपने बड़े भाई को भी इसमें कहते हैं कि मैं बलराम की अगर बात करूं तो जो हम यादव हैं, तो यादवों का काम तो जो है गाय पालना है, उनका दूध और इनका वो करना है। अब ये इसने नई एक प्रथा शुरू कर दी है कि भाई तुम कृषि बनो, व्यापार करो। इसीलिए जो है बलराम ने अपने जो जहाज है, वो पानी के जहाज बनाए होते हैं, तो वो भेजता रहता है, तो उसी जहाज पर वो कर रहा है। लेकिन कृष्ण ये संवाद अपने अकेले में कर रहे हैं। तो ये बात मैं आपको बता रहा हूँ कि ये इस किताब में जो मेरे पास अजया है, इसमें जो वर्ण दिया गया, मैं उसके आधार पर आपसे ये जानकारी साझा कर रहा हूँ। अब ये है कि इधर से वो कृष्ण उसको देखते हैं, जैसे ही वो पानी के जहाज की तरफ कर्ण आगे ऊपर चढ़ने के लिए आगे बढ़ रहा था, तो कृष्ण फिर सामने आ जाते हैं उनके सामने। तो फिर उनसे पूछते हैं, हाँ भाई कौन हो तुम, हु आर यू, क्योंकि अंग्रेजी का है ना ये, तो किताब ये अंग्रेजी का, तो इसमें लिखा है हु आर यू, कृष्ण आस्क। कृष्ण उनसे पूछते हैं तुम कौन हो। ठीक है जी। अच्छा, यहाँ पर अब जैसे पहले भयभीत हो गया था, यहाँ पे कर्ण भयभीत नहीं होता, डरता नहीं है। क्या कहता है, आई एम नो बॉडी माई लॉर्ड, मेरे स्वामी, मेरे प्रभु, मैं कुछ भी नहीं। ठीक है। फिर कृष्ण को कहते हैं, बहुत चालाक हो भाई, क्लेवर, बट गिव मी स्ट्रेट आंसर, हु आर यू, मुझे एक सीधा जवाब दो कि कौन हो। फिर क्या कहते हैं, आई एम एवरीबॉडी, मैं सब कुछ हूँ। सैड करना, कर्ण उनको कहते हैं, लाफिंग अलाउड, जोर से हंसता है, एंड जेंटली पुशिंग बलरामाज ब्रदर आउट ऑफ हिज साइट, बड़े बड़े एक जिसे ढंग से कहते हैं उसे अपने नज़रों से वो दूर कर लेते। दूसरा बलराम भी उधर देख रहे होते हैं। खैर, मतलब मैं आपको यहाँ पर उनके जो मौजरे जा रहे हैं उसके पूरा एक प्रकरण मैंने आपको बताया। तो यहाँ हस्तिनापुर से कर्ण की जो यात्रा शुरू होती है और वो प्रभास पहुंच जाता है। प्रभास से यानी बलराम और उनका संवाद जो पत्राचार हो चुका होता है, कृपा का और बलराम का, उस पत्राचार के आधार पर बलराम उनकी पूरी मदद करता है और उनको कहाँ भेजते हैं, मौजरिज यानी परशुराम के पास। तो आज के वीडियो में मित्रों, दोस्तों, इतना ही। फिर मिलेंगे। नमस्कार।